Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discuss about thermal resistance in thermodynamics. First we recapitulate few terms: heat conduction and Fourier's law of heat conduction. First we learn about heat conduction. हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस होता है जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में अप्लाई होता है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह हीट कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सॉलिड दो तरह का होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है, लैटिस होता है। लैटिस के अंदर मोलिक्यूल होता है, तो मोलिक्यूल का वाइब्रेशन के कारण, मतलब पूरा लैटिस का वाइब्रेशन के कारण इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन होता है, उसके बाद हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये कंडक्शन प्रोसेस के जो कि अब लिक्विड और गैस में क्या होता है, लिक्विड और गैस में हीट कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब लिक्विड और गैस को स्टेशनरी कंडीशन में होना चाहिए। यदि ये स्टेशनरी कंडीशन से मूवमेंट यदि इसमें होने लगेगा, मतलब यदि लिक्विड वाटर लिए, वाटर यदि हीट हुआ, हीट होने के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम, फिर ये स्टीम में मोशन यदि आ गया, स्टीम हुआ मतलब स्टीम तो उड़ जाएगा, तो यदि इसमें मोशन आ गया मतलब ये कन्वेक्शन प्रोसेस कहलाएगा। कंडक्शन प्रोसेस तभी अप्लाई हम लोग करेंगे, मतलब तभी हम बोलेंगे कि हीट कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है जब वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग देखें फ्यूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो फ्यूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट हियर भी एक सरफेस है जिसका टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर हीट का सोर्स है। तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा, एक एस्टिमेट करते हैं, एज्यूम करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर जोन का, लो टेम्परेचर जोन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, हीट ट्रांसफर फ्लक्स, मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स जो होगा, हीट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dx, dt by dx is थर्मल ग्रेडियंट। तो फूरियर्स का जो कहना था, हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dx, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट फ्लक्स मतलब ये सरफेस में मेरा टोटल हीट जोन में है ये, तो इस सरफेस का एरिया यदि ए है और इसमें हीट 40 वाट है, तो इसका हीट प्रत्येक पॉइंट पर कितना होगा, तो एरिया से यदि हम डिवाइड कर दिए तो पूरा सरफेस एरिया में हीट मेरा 40 वाट है, और इस पर्टिकुलर क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा तो एक पॉइंट पॉइंट लेयर बाय लेयर होगा, ये पॉइंट बाय ऐसा ऐसा करके होगा, लाइन में होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि निकालेंगे तो हीट बाय एरिया से हम डिवाइड कर दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dx। तो ये फ्यूरियस लॉ के अकॉर्डिंग सारा हो रहा है। फ्यूरियस का कहना ये था कि जो हीट फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, dt by dx होगा। अब dx क्या हो गया, ये मेरा इस सरफेस है, इसका लेंथ l है, x मतलब इधर जा रहा है, ये फुल लेंथ मेरा l है, ये T1 है, ये T2 है। Q by A इक्वल टू माइनस के dt by dx। तो dt by dx टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लोग देख लिए कि जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो लेंथ के अनुसार क्या हो रहा है, कुछ ऐसा मेरा बन रहा है, मतलब ग्रेडियंट हो रहा है, जितना मतलब लेंथ यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 20 है, मतलब टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है। इधर स्टार्टिंग में मान लीजिए कि हीट देने के पहले यहाँ पर हीट सोर्स है, यहाँ पर टेम्परेचर 30 होगा,
और यहाँ पर टेम्परेचर 10 था, जबकि यहाँ पर हीट जोन को अप्लाई किए, हीट यहाँ पर हीट देना स्टार्ट किए, तो यहाँ का टेम्परेचर फिर 40 हो गया, और जब इधर इधर हीट कंडक्शन हुआ तो इसका टेम्परेचर 20 से 30 पहुंच गया। तो लेंथ के अनुसार यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। Q बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, फूरियस लॉ। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी के इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, सॉलिड मटेरियल। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि उस मटेरियल में हीट कंडक्ट करने का कैपेसिटी कितना हुआ, वो मटेरियल कितना हीट कंडक्ट कर सकता है। जैसे एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी मेरा 410 वाट पर मीटर केल्विन होता है, 410, और आयरन का 73 वाट पर मीटर केल्विन होता है। मतलब एल्युमिनियम में जो थर्म एक ए एरिया का एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है और एक आयरन का टुकड़ा जिसका एरिया ए है, तो एल्युमिनियम में जो हीट ट्रांसफर जो होगा मेरा फास्ट होगा इन कंपेरिजन आयरन, क्योंकि इसमें जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंट कुछ फास्ट होगा एल्युमिनियम के अंदर। आयरन के अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का थोड़ा एल्युमिनियम के कंपेयर में कम होगा। मतलब जितना फास्ट मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसमें हीट कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी मेरा ज्यादा है, उसमें हीट का ट्रांसफर, उसमें हीट का कंडक्शन ज्यादा होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है किसी भी सॉलिड में कितना ज्यादा ट्रांसफर हीट हो सकता है, प्रॉपर्टीज है, तो किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज को बतला रहा है। जैसे इसको और हम लोग देखते हैं आगे, Q बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर माइनस सिंबल का यूज इसलिए किए क्योंकि हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हाई हीट टू लो हीट, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस सिंबल का यूज किए। माइनस डी टी बाई डी एक्स, अभी इसको 1 बाई के कर लेते हैं, Q माइनस डी टी बाय, अब x क्या है यहाँ पर, पूरा लेंथ है, तो डी एक्स बाय यहाँ पर a इंटू ए हो गया, डी एक्स बाई के। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई किए थे हीट का ट्रांसफर, स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो Q इक्वल टू यहाँ पर T1 माइनस T2 है, तो ये पूरा लेंथ में के बाई एल ए के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि फुल बॉडी में मेरा जो हीट का ट्रांसफर हुआ T1 माइनस T2 एल बाई के। अब सेम चीज हम लोग ओम्स का, जब एक करंट का फ्लो जब हम करते हैं किसी वायर में, ये आई करंट फ्लो हो रहा, इसका वोल्टेज जो है E1 है, E2 है, तो ओम्स लॉ जो अप्लाई करते थे V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू E1 माइनस E2 बाई आर हुआ। इन सेम मैनर यहाँ पर मेरा यहाँ पर करंट का फ्लो कर रहे हैं, और जब हम लोग हीट का फ्लो कर रहे हैं तो कितना हुआ, Q इक्वल टू T1 माइनस T2। ये जो डेरिवेटिव हम लोग निकाले इसके पहले क्लास में हम लोग इसको निकाले थे, ये कैसे निकलता है पूरा। तो हीट ट्रांसफर यहाँ पर क्या हुआ, टोटल हीट ट्रांसफर T1 माइनस T2 एल बाई ए के। किसी वायर में जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है I इक्वल टू E1 माइनस E2 बाई आर। इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग बोलेंगे, और ये थर्मल सर्किट, ये मेरा हो गया थर्मल सर्किट। तो किसी थर्मल सर्किट में जो मेरा हीट का फ्लो हो रहा है, वो हीट फ्लो को हम इसके आधार पर हम निकालेंगे, और किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है इसके अनुसार हम लोग निकालेंगे।
तो आई इजकल टू U1 माइनस E2 बाई आर, और Q इजकल टू T1 माइनस T2 बाई L बाई के। तो यहां पर क्या हुआ, R इजकल टू आर में यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुआ, किसी भी वायर का प्रॉपर्टीज होता है। ये जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर का प्रॉपर्टीज होता है जो कि इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोज करता है। मतलब यदि यहाँ पर टेम्परेचर T है और यहाँ पर टेम्परेचर हीट जोन बोल रहे हैं T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, यदि हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हीट दोनों में, मतलब यहाँ पर भी T1 होना चाहिए, यहाँ पर भी T1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, ये ठंडा कोल्ड होता है, ये हॉट होता है। ऐसा क्यों, जो हीट का लॉस कहाँ पर हो रहा है, हीट ट्रांसफर यहाँ पर जो था यहाँ पर क्यों नहीं आ पा रहा है, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस पैदा इसके अंदर, किसी भी मेटल के अंदर रेसिस्टेंस है जो कि हीट का ट्रांसफर पूरा जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर 40 जूल है तो यहाँ पर 40 जूल होना चाहिए, वाट है यहाँ पर 40 वाट होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो ये जो रेसिस्टेंस है, तो उसका रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन एल बाई के अनुसार ही करते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या था, इसमें ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर E1 E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो आई इजकल टू E1 माइनस E2 बाई आर हो गया। तो ये रेसिस्टेंस है, तो इस रेसिस्टेंस के कारण इसमें करंट का फ्लो का विरोध हो रहा है। इन सेम पैटर्न ये बॉडी है और यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो इसमें जो हीट फ्लो जो हुआ Q इजकल टू T1 माइनस T2, मतलब यहाँ पर T1 माइनस T2 बाई एल बाई के ए के। तो ये जो हुआ ये थर्मल रेसिस्टेंस कहलाता है, एल बाई के थर्मल रेसिस्टेंस आर इजकल टू एल बाई के हुआ। दिस इज थर्मल रेसिस्टेंस। इस थर्मल रेसिस्टेंस के कारण यदि ये मेरा सॉलिड बॉडी है, इसका सरफेस का टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो हीट ट्रांसफर होकर के हाई टू लो में बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल जो विरोध कर रहा होगा, अगेंस्ट में मतलब काम कर रहा होगा, हीट इधर आने नहीं दे रहा होगा। तो वो जो रेसिस्टेंस है कि उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन जो होगा एल बाई के ए के होगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ दैट मेटल। तो यहाँ पर हम लोग देखें कंडक्शन प्रोसेस क्या हुआ, फ्यूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या हुआ, एंड थर्मल रेसिस्टेंस क्या हुआ। इन सेम मैनर है यहाँ पर हम लोग एक ये भी देखें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो होता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस किसी भी मेटल का प्रॉपर्टीज होता है जिसमें उस मेटल में यदि उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो फोर्स काम करता है। वो प्रॉपर्टी जो मेटल को होता है उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस मतलब सेम मैनर जैसे विस्कोसिटी होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब किसी सॉलिड बॉडी में होता है, किसी एक सॉलिड बॉडी है, इसका जो सरफेस का जो प्रॉपर्टीज होता है उस सरफेस का प्रॉपर्टीज ही रेसिस्टेंस कहलाता है। विस्कोसिटी भी क्या होता है, किसी लिक्विड में जब लेयर बाय लेयर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एक लेयर का जो टॉप सरफेस है, दूसरा लेयर का बॉटम सरफेस जब इधर मोशन कर रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, तो विस्कस फोर्स उसको बोलते हैं। तो विस्कोसिटी उस लिक्विड का प्रॉपर्टीज होता है जो कि मोशन के अगेंस्ट में काम करता है। सेम मैनर फ्रिक्शन किसी भी बॉडी का, सॉलिड बॉडी का प्रॉपर्टीज होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंडक्शन फूरियस लॉ को देख लिए। अब हीट रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये सॉलिड बॉडी को देख रहे हैं, ये जो है थर्मल फ्लक्स है, हीट फ्लक्स, इसका लेंथ एल है, T1 T2 सेम चीज है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। T1 हॉट बॉडी, हॉट सरफेस हो गया, T2 कोल्ड सरफेस हो गया। लंबाई मेरा एल है। तो ये जो टोटल जो हीट होगा इस सरफेस में, तो इस पर्टिकुलर किसी यूनिट पॉइंट पर यदि हमको निकलना रहेगा तो ये जो इसका एरिया है Q, यदि टोटल Q है और हीट फ्लक्स मतलब Q बाय A, और टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ये जो टेम्परेचर का जो इधर ग्रेडियंट है लंबाई के अनुसार इधर घट रहा है, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका लाइन डायग्राम ये सब दिखाया गया है। तो हीट कंडक्शन थ्रू एल थिकनेस वाल, क्यू के इजकल टू माइनस क्यू क्यू डी टी बाई डी एक्स। क्यू के
क्यू के डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हमको हीट ट्रांसफर हमको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब टोटल बॉडी में निकाल रहे हैं, मतलब टोटल लेंथ में हम लोग यदि हम निकालेंगे, अभी तो हम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे थे, अब इस पॉइंट से लेकर हमको इस पॉइंट तक मतलब पूरा पूरा बॉडी में निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो dx जो वेरी कर रहा है 0 से l तक वेरी कर रहा है, तो l तक किए यहाँ पर dx होगा, और टेम्परेचर जो वेरी कर रहा है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 है, फिर फाइनल टेम्परेचर T2 यहाँ पर है हीट ट्रांसफर के बाद, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिए। तो ये सब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो मेरा डेरिवेशन Q इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई एल वाई के आया, जो कि इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो एल वाई के ही यहाँ पर थर्मल रेसिस्टेंस कहलाता है। ये जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बनाए थे, एक वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, E1 यहाँ पर E2 है, इधर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ओम का जो लॉ अप्लाई किए थे, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। वोल्टेज मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग जो थर्मल रेसिस्टेंस में जो पढ़ रहे हैं, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई एल वाई के, तो यहाँ पर Q इक्वल टू आई एंड T1 माइनस T2 इक्वल टू वोल्टेज E1 माइनस E2, दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं। मतलब इस थर्मल रेसिस्टेंस के कारण ये बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर इधर T2 है, इधर T1 है, तो जो वेरिएशन जो टेम्परेचर का हो रहा है, मतलब इधर हीट अधिक फ्लो कर रहा है, तो जो डिविएशन हो रहा है इस रेसिस्टेंस के कारण ही हो रहा है। यदि ये रेसिस्टेंस इस मेटल में नहीं हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, तो यहाँ पर भी T1 हो जाएगा। मतलब यदि 40 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसमें जो वेरिएशन जो हो रहा है टेम्परेचर का, इस हीट रेसिस्टेंस के कारण हो रहा है। दैट इज कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। जब हम उसमें टेम्परेचर का हीट का फ्लो कर रहे हैं, जब उसमें हीट का फ्लो हो रहा है, एल बाई के इज कॉल्ड एज थर्मल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग सर्किट को यहाँ पर देखें, E1 E2 है, रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर, आई करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओम्स का लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू E1 माइनस E2 बाई आर। ये थर्मल सर्किट में ये सब जो मेटल में हम लोग जो देखे, T1 है, T2 है, तो इसका एक थर्मल सर्किट हम लोग बनाए इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में। एक एंड में टेम्परेचर T1 है, दूसरा एंड में टेम्परेचर T2 है, इसमें Q हीट फ्लो हो रहा है, तो टोटल हीट जो ट्रांसफर होगा इसमें ऐसा कुछ आएगा। तो आर के इक्वल टू थर्मल रेसिस्टेंस, तो आर के इक्वल टू एल वाई के, दिस इज थर्मल रेसिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि यदि कोई बॉडी है, ये तो हम लोग एक सिंपल बॉडी को देख लिए, बहुत सारा बॉडी है, मतलब 3-4 बॉडी है। यदि 3-4 बॉडी को कुछ ऐसा हम लोग कंपोजिट फॉर्म में कर दिए सीरीज में, एक बॉडी है, 3 बॉडी है, जिसका थर्मल रेसिस्टेंस K1 K2 K3 है, एरिया सबका ए है। अब ऐसा देखते हैं हम लोग, L1 है, L2 है, लेंथ L3 है। ये जो सरफेस एरिया जो होगा ये A है, क्योंकि ये सीरीज में मेरा है, तो सारा तीनों बॉडी का सरफेस एरिया, हीट ट्रांसफर इधर से हो रहा है, हीट ट्रांसफर इधर से हो रहा है, मतलब हीट इधर से आ रहा है, हीट इधर से निकल रहा है। इसका टेम्परेचर T1 है, तो इसका टेम्परेचर T2 है। थर्मल कंडक्टिविटी बॉडी का K1 है, K2 है, K3 है। जब हम 3 मेटल पार्ट को लेते हैं जिसका सरफेस एरिया ए है, लेंथ L1 L2 L3 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है, और तीनों को अरेंज हम ऐसा कंपेक्ट करते हैं कि सीरीज में अरेंज हो गया। तो इसमें जो हीट रेसिस्टेंस होगा उसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखते थे
कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसका R1 R2 R3 है। तो इसमें जो हम लोग रेसिस्टेंस को, टोटल रेसिस्टेंस हम लोग निकालते थे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब सीरीज में हम लोग रेसिस्टेंस को कंबाइंड करते थे और उसमें करंट को फ्लो करते थे, तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा R इक्वल टू R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग निकलता था। इन सेम पैटर्न यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। R1 मेरा कितना हो जाएगा, L1 बाई K1 A, क्योंकि एरिया मेरा सबका बराबर है तीनों का, K1 L1 सबका दोनों का डिफरेंट है। R2 इक्वल टू L2 बाई K2 A, R3 इक्वल टू L3 बाई K3 A। अब टोटल R कितना हो जाएगा, तो L1 बाई K1 A प्लस L2 बाई K2 A प्लस L3 बाई K3 A। तो टोटल R मेरा कितना हो जाएगा, L1 बाई K1 A प्लस L2 बाई K2 A प्लस L3 बाई K3 A। थर्मल रेसिस्टेंस के फॉर्म में टोटल उस मेटल पार्ट का रेसिस्टेंस निकल गया। अब इसमें जो हीट का फ्लो होगा, रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो होगा, Qk इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई R, T1 माइनस T2 बाई R। तो कितना हो जाएगा ये, इसमें मेटल कुछ ऐसा था, T1 माइनस T4 हो जाएगा, क्योंकि तीन मेटल का पार्ट है, 1 2 3, 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 माइनस T4 बाई R हो जाएगा, T1 माइनस T4 टोटल हीट ट्रांसफर। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, L बाई K1 A प्लस L2 बाई K2 A प्लस L3 बाई K3 A। तो इस तरह हम टोटल हीट कंडक्शन इस कंपोजिट पार्ट में कितना हुआ, तो इतना हुआ, Q इक्वल टू T1 माइनस T4 बाई L1 बाई K1 A प्लस L2 बाई K2 A प्लस L3 बाई K3 A। इस कंपोजिट पार्ट में जब तीन मेटल पार्ट को सीरीज में हम कंबाइन कर दिया, अब इसमें हीट का ट्रांसफर की हो रहा है, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर, हीट कंडक्शन जो होगा, हीट कंडक्शन इस तरह निकलेगा। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा, L1 बाई K1 A प्लस L2 बाई K2 A प्लस L3 बाई K3 A, दिस इज हीट रेसिस्टेंस इन दिस मेटल पार्ट। जब हम सीरीज में किसी मेटल पार्ट को, हम तीन मेटल पार्ट को रखे हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये तीनों जो मेटल पार्ट का जो सरफेस था कुछ ऐसा है। तो ये जो सरफेस है और यहाँ पर जो सरफेस है, एज्यूम करो ये अंदर वाला सरफेस ले रहे हैं, तो ये ए है, ये अंदर वाला है, ये ए है। तो इसमें जो, क्योंकि ये तो एरिया सबका बराबर है, तो हीट कंडक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हीट कंडक्शन जो होगा एकदम इक्वल होगा, यानी क्यू के इक्वल टू K1 A L1 T1 माइनस T2। हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पर ऐसे कैसे निकल रहा है, तो Q इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई L के होता है L के। अब L के को ऊपर कर दिए तो K1 A T1 माइनस T2 बाई L1 हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज को लिख रहे हैं, ये तीनों में जो हीट कंडक्शन जो होगा बराबर होगा, K2 A L2 T2 माइनस T3 K3 A L3 T3 माइनस T4। ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये तीन मेटल पार्ट है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं इसको। इसका सरफेस एरिया है, हीट इधर से ट्रांसफर और इधर निकल रहा है। ये दूसरा मेटल पार्ट भी कुछ ऐसा है, ये बी है। तीसरा मेटल पार्ट कुछ ऐसा है, इसी है। तो ये जो सरफेस एरिया है, अब तीनों मेटल पार्ट को ये वाला यहाँ पर लाए, ये वाला इसको यहाँ पर अटैच कर दिया, ये वाला पोर्शन को यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये मेरा सीरीज में अरेंजमेंट हो गया। अब उसके बाद इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हीट कंडक्शन जो होगा सब में बराबर होगा, क्योंकि सरफेस एरिया मेरा क्या है,
बराबर है। हीट कंडक्शन क्या होगा, समय बराबर होगा। सरफेस एरिया बराबर रहे या नहीं रहे, क्योंकि हम हीट कंडक्शन जो कर रहे हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कर रहे हैं। ये पूरा सरफेस एरिया एक पॉइंट पर कर रहे हैं। हीट का ट्रांसफर तो पॉइंट बाय पॉइंट होगा। तो इस तरह हीट कंडक्शन जो है तीनों में बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग देखें कि हीट फ्लो इन कंपोजिट वॉल अरेंज इन सीरीज। तो यहाँ पर तीन मेटल पार्ट्स हो गया, जिसका सरफेस एरिया ए है, लेंथ L1 L2 L3 है, और थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है। हीट फ्लो मेरा इधर से हो रहा है, मटेरियल ए मटेरियल 1 है, बी मटेरियल 2 है, सी मटेरियल 3 है। Here consider three different material ABC whose thermal conductivity K1, K2, K3 attached in series. Thermal circuit of above composite wall। तो इधर से हीट फ्लो हो रहा है Q, इधर से मेरा हीट निकल रहा है, इनपुट आउटपुट। कुछ ऐसा मेरा सर्किट बन रहा है। तो रेसिस्टेंस मेरा इस जोन का इतना होगा, इस जोन का R2 इक्वल टू L2 K2 A इतना होगा, इतना होगा L3 बाई K3। तो ये कैसे हो रहा है वो भी हम लोग पहले हम लोग निकाले थे, क्योंकि फ्यूरियस लॉ के अनुसार क्या हो रहा था, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई L बाई K। तो ये मेरा थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता था। तो ये जो थर्मल रेजिस्टेंस को ही हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो जो पहला जो मेटल बॉडी था उसका थर्मल रेजिस्टेंस L1 बाई K1 ए हो जाएगा, दूसरा का L2 बाई K2 ए हो जाएगा, तीसरा का L3 बाई K3 ए हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ ईच मटेरियल स्टेम जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे पहले अभी। तो ये जो सरफेस एरिया है प्रत्येक का मेरा सेम होगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर जो दिख रहा है, और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है प्रत्येक पॉइंट पर हो रहा है, मतलब इस तरह हो रहा है ऐसा। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ पर T4 है, यहाँ पर यदि 40 है तो एक लाइन में हो रहा है। यदि इस पॉइंट पर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है। मतलब यदि यहाँ पर 40 जूल हीट है तो यहाँ पर भी 40 जूल होगा, ऐसा कर इक्वल हीट ट्रांसफर हो रहा है। यदि यहाँ पर 20 जूल है तो यहाँ पर भी 20 वाट है, तो यहाँ पर भी 20 वाट होगा, प्रत्येक पॉइंट पर बराबर होगा। हीट हीट का जो रेट होगा इस बॉडी में बराबर होगा, जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच वॉल ABCD, मतलब प्रत्येक क्रॉस मतलब यहाँ पर प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का एरिया बराबर है, जो कि दिख रहा है मेरा। टोटल थर्मल रेसिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में, यहाँ पर हम लोग कंपोजिट किए हैं, अटैच किए हैं सॉलिड बॉडी को। तो सीरीज में क्या होता है, जब मेरा सीरीज में था इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा था, रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, तो सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था। इन सेम थर्मल सर्किट में भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, क्योंकि मटेरियल अरेंज इन सीरीज। तो फिर R1 मेरा कैलकुलेट किए हैं L1 बाई K1 A प्लस L2 K2 बाई A प्लस L3 K3 बाई A, एंड द रेट ऑफ हीट कंडक्शन टोटल में, मतलब ये जो 1 है ये 4 है, तो T1 माइनस T4, T1 टेम्परेचर मेरा यहाँ पर है इस सरफेस का, और T4 आउटर सरफेस का टेम्परेचर है। तो T1 माइनस 4 बाई ए कंबाइंड रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। तो कंबाइंड टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये निकाले थे। तो ये जो मेरा जो निकला ये कंपोजिट सेक्शन का थर्मल रेसिस्टेंस हुआ। तो इसमें हीट कंडक्शन कितना हो रहा है, क्यू के, मतलब इसमें जो हीट का जो फ्लो हो रहा है क्यू के हो रहा है, और ये तीनों सेक्शन का हीट कंडक्शन मेरा फ्लो रेट तो बराबर होगा, फ्लो रेट बराबर होगा। अब यहाँ पर क्यू हीट फ्लक्स क्यों ले रहे हैं, यदि मेरा सरफेस एरिया सबका अलग अलग रहे, इसलिए हम यूनिट यूनिट पर निकालते हैं, यूनिट पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। ये पूरा सरफेस एरिया है, यदि इसका एरिया मेरा 50 मीटर स्क्वायर है और जिसमें टोटल हीट 100 वाट है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना होगा,
तो टोटल वाट बाय यदि हम एरिया से डिवाइड कर दिए तो एक यूनिट पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हीट फ्लो रेट कितना हो गया, T1 माइनस T4 बाई ये थर्मल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फ्लो रेट मतलब हीट ट्रांसफर जो होगा, हीट का अमाउंट जो प्रत्येक पॉइंट पर कितना होगा, सबका बराबर होगा। ये पहला सेक्शन का है, दूसरा सेक्शन का है, तीसरा सेक्शन का है। रेट ऑफ हीट कंडक्शन विल बी सेम फॉर ऑल द थ्री मटेरियल्स मींस इफ 4 वाट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लो विथ ए पार्ट सेम हीट विल फ्लो इन मटेरियल बी एंड सी। मतलब क्या हुआ, ये तीन को मटेरियल है, इसमें जो हीट जो फ्लो होगा प्रत्येक पॉइंट पर, यहाँ पर यदि 40 वाट है तो यहाँ पर भी 40 वाट होगा, यहाँ पर भी 40 वाट होगा। प्रत्येक पॉइंट पर मेरा हीट फ्लो रेट बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हीट फ्लो इन कंपोजिट वाल जब हम सीरीज में अरेंज कर रहे हैं तो उसमें हीट का फ्लो कैसे होता है। यदि इसको हम लोग यहाँ पर सीरीज में किए, यदि इसको पैरेलल में हम लोग कर देते हैं तब हीट का फ्लो कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। हीट फ्लो इन बॉल व्हिच अरेंज इन पैरेलल। तो यहाँ पर दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, जिसका एरिया पहला बॉडी का A1 है, दूसरा का A2 है, दूसरा का पहला का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरा का K2 है। हीट का फ्लो K1 QK हो रहा है। तो एक एंड पर ये हॉट जोन है, ये कोल्ड जोन है। मतलब इसके T2 जो है, T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब T2 कोल्ड है, T1 हॉट है। तो इसको हम लोग पैरेलल इस तरह अरेंज किए हैं। तो इसका जो थर्मल सर्किट जो बनेगा, जब हम लोग रेसिस्टेंस में क्या होता था, एक ऐसा था, इधर से करंट आई हो रहा है, ऐसा होता था R1 R2। तो ये इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते थे। इन सेम मैनर यहाँ पर थर्मल में हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, हीट का फ्लो Q के इधर हो रहा है, Q के इधर हो रहा है, हीट फ्लक्स, हीट का फ्लो इधर हो रहा है। ऊपर वाला जो बॉडी है उसका थर्मल रेजिस्टेंस L बाई K1 A1 हो जाएगा। ये जो थर्मल रेजिस्टेंस सबका वैसा ही कैलकुलेट करेंगे, जो Q बाई T1 माइनस T2 बाई L बाई K A। तो ये जो होता था थर्मल रेजिस्टेंस इनसे मैनर, यहाँ पर ऊपर वाला बॉडी का थर्मल रेजिस्टेंस इतना हो गया, दूसरा का L बाई K2 A2 हो गया। तो ये टू मटेरियल्स होज थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है एंड एरिया A1 एंड A2 है। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको सीरीज में अरेंज कर रहे थे तो टोटल हम लोग रेजिस्टेंस जब निकालते थे, एक करंट जब इधर फ्लो कर रहा था, यहाँ से आ रहा था, और ये R1 है, ये R2 है, दो वायर से यहाँ पर डिवाइड हो जाता, दो करंट में यहाँ पर, दो वायर में यहाँ पर फ्लो होने लगता था। तो इसका जो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करके निकालते थे। तो यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट को यहाँ पर थर्मल सर्किट में लगाते हैं तो और इंप्लीमेंट करते हैं, तो R इक्वल टू कुछ ऐसा निकल गया। तो R1 इक्वल टू ये हुआ। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई किए, तो जो मेरा थर्मल रेजिस्टेंस जो निकला कंबाइंड इन पैरेलल कंडीशन में L बाई K1 A1 प्लस K2 A2, इसको जब हम लोग कैलकुलेट किए, ये हुआ, इसको ये किए तो इतना निकल गया। आर कुमुलेटिव मतलब ये जब दो बॉडी ऐसा अरेंज है जिसका A1 K1 है, A2 K2 है, तो इसका जो कंबाइंड जो रेजिस्टेंस हो गया L बाई इस तरह निकल गया। तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, मतलब एक इंड का T1 है, दूसरा इंड का T2 है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर जो है दो बॉडी है, तो एक में हीट का ट्रांसफर मेरा Q1 हुआ, दूसरा में Q2 हो गया। तो टोटल हीट का ट्रांसफर इधर कितना हो रहा है, क्योंकि ये मेरा पैरेलल है मेरा, तो K इक्वल टू Q1 प्लस Q2, मतलब इसमें जो हीट का ट्रांसफर हुआ, इसमें जो हीट का ट्रांसफर हुआ, इसमें हीट का ट्रांसफर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन इतना हम लोग लिखे, कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं। और Q के टोटल हीट कंडक्शन की हीट इज कंडक्टेड थ्रू टू सेपरेट पैरेलल पाथ बिटवीन द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। तो टोटल हीट मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये इक्वल टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। इक्वेशन 1 T1 माइनस T2
K1 A1 प्लस K2 A2 बाई एल इक्वल टू ये जो इक्वेशन टू T1 माइनस T2 एल बाई K1 A1 प्लस T1 माइनस T2 एल बाई K2 A2, मतलब दोनों बराबर हो गया, ये टोटल हीट हो गया। तो थर्मल रेजिस्टेंस को आज हम लोग यहाँ पर देखें। एक और हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को लेते हैं। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को अभी तक हम लोग क्या देखे कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा था, एक सिंपल बॉडी में एक बॉडी है, इसमें हीट का T1 टेम्परेचर है, T2 है, तो हीट कंडक्शन हुआ, उसको फ्यूरियस लॉ के अनुसार हम लोग देखे कि हीट फ्लक्स जो होगा प्रोपोर्शनल टू dt बाई डी एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 हुआ था, और dx एल बाई के ए हो गया, ये थर्मल रेजिस्टेंस का लाया। यदि हम बॉडी को सीरीज पैटर्न में हम लोग अटैच कर दिए, उसको वो चीज को देख लिया यहाँ पर। इस कंडीशन में मेरा हीट रेजिस्टेंस कितना होगा, हीट फ्लो कैसे करेगा। उसके बाद बॉडी यदि मेरा पैरेलल कंडीशन में हो गया, तो इसमें टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये चीज को भी हम लोग देख लिए। यदि मेरा सॉलिड बॉडी जो है, सॉलिड मेटल पार्ट जो है इस तरह हो, एक मेटल पार्ट ये है, दूसरा मेटल पार्ट ये है, तीसरा मेटल पार्ट ये है, चौथा मेटल पार्ट ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओवरऑल ये मेरा सीरीज में है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल में है। दो बॉडी 2 एंड 3 पैरेलल में है, तो इसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो ये मेरा फिजिकल सिस्टम हो गया। मतलब ऐसा 4 बॉडी रखा हुआ जिसमें ओवरऑल सीरीज में है, लेकिन यहाँ पर 2 पैरेलल में है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे, इसको ब्रीफ में भी कर लेते हैं। तो इसमें जो होगा L1 बाई K1, इसमें थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें L2 बाई K2 A2 हो जाएगा, L3 K3 A3 हो जाएगा, और इसमें L4 बाई K4 A4 हो जाएगा। तो ये दोनों को हम लोग अलग से पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट, इसका पैरेलल थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल वाला का, तो R2 प्लस R3, तो इससे जो मेरा आएगा R इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, ऐसा इसको ये दोनों कॉमन को एक R इक्विवेलेंट वाला हो गया, ये R1 हो गया, ये R4 हो गया। अब इन तीनों को सीरीज में कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 प्लस ये R1 डैश कर लेते हैं, R1 डैश इक्विवेलेंट, मतलब पैरेलल को हम कंबाइन करके जितना मेरा थर्मल रेजिस्टेंस निकला, प्लस R4। अब इससे जो मेरे निकलेगा वो मेरा ओवरऑल हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा। मतलब 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी, ये दोनों को हम कंबाइंड किए और फिर ये सीरीज में हो गया, तो R इक्विवेलेंट टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग देख लिए क्या होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस को देखे, फ्यूरियस लॉ को देखे, फिर किसी बॉडी में थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है उसको देखा, थर्मल रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं उसको यहाँ पर हम लोग स्टडी किए। थैंक यू।